हेलो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के सामने फेसबुक पे लाइव आ चुका हूँ। टाइम जो भी हो रहा है आप खुद देख लीजिए अपने फ़ोन में। आपको प्रत्येक दिन यूट्यूब और फेसबुक पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा रात 8:30 बजे। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आपका पहला सवाल है, कार्बनिक यौगिकों के कुछ गुणों को लिखें। कार्बनिक यौगिक के कुछ गुण को लिखें। इनको लिखने का तरीका ये है कि कार्बनिक यौगिकों के निम्नलिखित गुण हैं। पहला ये है कि अधिकांश कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत के चालक नहीं होते हैं, यानी कि अधिकांश कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत के चालक नहीं होते हैं। दूसरा है कि इनके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, इनके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। तीसरा आपका, इनके परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं, इनके परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। चौथा आपका है कि इन यौगिकों के आबंध से आयन की उत्पत्ति नहीं होती है, इन यौगिकों का आबंध से आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। पांचवा है आपका, ये जल में घुलनशील नहीं होते, ये जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन पेट्रोल, डीजल, कार्बन डाइसल्फाइड जैसे कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक क्यों है? कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक क्यों है? इसका आंसर आपका है, क्योंकि कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन को साझा कर यौगिक बनाते हैं। क्योंकि कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन को साझा करके यौगिक बनाते हैं, यही कारण है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक है, यही कारण है कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक है। अगला तीसरा क्वेश्चन आपका है, कार्बन के 4 यौगिकों के नाम लिखे। कार्बन के 4 यौगिकों के नाम लिखे। तो आपका पहला है एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड या सिट्रिक, हम बोल सकते हैं सिट्रिक एसिड बोल सकते हैं इसको। अगला दूसरा आपका है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल है CH2Cl3 ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला तीसरा है आपका एथेनॉल। कार्बन के 4 यौगिक यानी इसमें से तीसरा आपका एथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। चौथा आपका मिथेन। चौथा क्या आपका मिथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH4 होता है। अगला आपका क्वेश्चन है, कार्बन यौगिकों के 3 रासायनिक गुणधर्मों का उपयोग रासायनिक अभिक्रिया के साथ उल्लेख करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इनका आंसर आपका है, कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अगला इसका देखिए, इसी का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, CH4 और CO2 प्लस H2O, उष्मा प्लस प्रकाश। CH3 CH2OH प्लस O2 और CO2 प्लस H2O उष्मा प्लस प्रकाश ये उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल आप कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म का एग्जाम्पल देख लीजिए आप। दूसरा आपका है, एथेनोइक अम्ल क्षार NaOH के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एसिटेट का निर्माण करता है, सोडियम एसिटेट का निर्माण करता है। कैसे करता है देखिए करके, NaOH जब CH3COOH के साथ रिएक्ट कराएगा तो CH3COO Na बनेगा और H2O को बाहर करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा इसका एग्जाम्पल है, कार्बनिक यौगिक एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसका है कि Na प्लस CH3CH2OH है, इसका जो बनता है सोडियम CH3CH2OH के साथ मिलकर के क्या बनाता है CH3CH2O और Na प्लस H2 को बाहर करता है। ये रहा आपका एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका है कि कार्बन के कितने अपरूप हैं? कार्बन के कितने अपरूप हैं? इनमें कौन अधिक कठोर और कौन मुलायम होते हैं? ठीक है, इनका आंसर आपका है, कार्बन के मुख्यतः 2 अपरूप हैं। कार्बन के कितने हैं? 2 मुख्य अपरूप हैं। ऐसे कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, इनके मुख्य रूप से 2 अपरूप लिखा गया है। ठीक है, तीसरा अपरूप क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। पहला है हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा पहला है, दूसरा है ग्रेफाइट। तीसरा जो मैंने बोला तीसरा वो है बकमिस्टर फुलेरिन। क्या है? बकमिस्टर फुलेरिन, जिसका संकेत होता है C60 यानी कि C60 होता है। क्या होता है? C60 यानी बकमिस्टर फुलेरिन होता है तीसरा। तो क्या है कि हीरा काफी कठोर और ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरा क्या होता है? काफी कठोर होता है और ग्रेफाइट बहुत ही मुलायम होता है। हीरे का उपयोग गहना बनाने में, हीरे का उपयोग गहना बनाने में, ज्वेलर्स बनाने में, और ग्रेफाइट का उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, इस चीज को पढ़िए आप। कार्बन के कितने अपरूप हैं? इनमें कौन अधिक कठोर और कौन मुलायम है? कार्बन के मुख्यतः 2 अपरूप है। यदि इसको ऐसा देखा जाए 3 अपरूप है, हालांकि 2 अपरूप बोलना गलत लगता है ये चीज, क्योंकि 3 अपरूप है। ये चीज बाद में बकमिस्टर फुलेरिन को बाद में जोड़ा गया, इसलिए आप 2 यहाँ पढ़ रहे हैं, हालांकि 3 है। इसमें से बताना है कि हीरा जो है काफी कठोर होता है और ग्रेफाइट काफी मुलायम होता है। हीरे का उपयोग गहना बनाने में, ज्वेलर्स बनाने में, आभूषण बनाने में किया जाता है, और ग्रेफाइट का उपयोग जो है लुब्रिकेंट बनाने में किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं, इससे इनकी प्रकृति के बारे में क्या कहा जा सकता है? इनका आंसर देखिए आपका है,
कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक निम्न होने का कारण है कि इन यौगिकों के अणुओं के बीच प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग बंधन नहीं होते हैं, अतः बंधन बनाने के लिए आयनों का निर्माण नहीं करता है। बंधन बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं करता है? आयनों का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं? क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके भैया बता सकते हैं कि कोई जल आपका कठोर है या नहीं है? ठीक, थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से खींच रहा हूँ, इसको इसलिए खींच रहा हूँ, थोड़ा सा काम है, निकलना है कुछ काम से। अब क्या है कि अपमार्जक डिटर्जेंट लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनिया एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक डिटर्जेंट लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनिया एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। कठोर जल में भी अपमार्जक प्रभावी बने रहते हैं। कठोर जल में भी अपमार्जक क्या होते हैं? प्रभावी बने रहते हैं। ऐसी अवस्था में डिटर्जेंट का उपयोग कर काट जल कठार है कठोर है इस बारे में कहना गलत है, यानी कहना कठिन हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन आपका है, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? इनका आंसर नीचे दिया हुआ है कि कार्बन के यौगिकों का एक ऐसा समूह होता है जिसकी संरचनाएं तथा रासायनिक गुण समरूप होती है। फिर से पढ़िए, इसको एग्जाम्पल देखते हैं परिभाषा। कार्बन के यौगिकों का एक ऐसा समूह होता है जिसकी संरचनाएं तथा रासायनिक गुण समरूप होती है तथा दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH का अंतर होता है, समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, मैं बता दूं फिर से कि ये जो है क्लास 10वीं वालों के लिए है, 12th वालों के लिए नहीं है। क्लास 10वीं के केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। इसका उदाहरण आपका देखिए, एल्केन्स का समजातीय श्रेणी CH4 C2H6 C3H8 आदि है, जिसके क्रमागत सदस्यों के बीच सदा CH2 का अंतर है। किसका अंतर है? CH2 का अंतर है। फिर से देख लीजिए इसको एक बार, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? उम्मीद आप लोग पढ़ चुके होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। एथेनॉल के कुछ उपयोग बताना है। एथेनॉल बोले तो इथाइल अल्कोहल का कुछ उपयोग है। एथेनॉल क्या है? एथेनॉल का देखिए, मेरे पास एक विद्यार्थी, उसको पूछते हैं कि एथेनॉल किसका नाम है, किसका क्या नाम है वो बताना है। एथेनॉल किसका नाम है? एथेनॉल किसका नाम बोलिए? इथेन का। गलत तो नहीं है ना? इथाइल अल्कोहल का आईपीएससी नाम क्या होता है? इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल नाम होगा, इथेन थोड़ी होगा। क्या होगा? इथाइल अल्कोहल का आईपीएससी नाम होगा, है ना, एथेनॉल। और एथेनॉल का उपयोग बोले या फिर इथाइल अल्कोहल का उपयोग बोले, एक ही चीज है आपका। पहला इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों बनाने में किया जाता है। देखिए, एथेनॉल का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन और कफ सिरप, टॉनिक आदि बनाने में किया जाता है। कफ सिरप जो हम लोग वो कॉरेक्स कहते हैं ना, कॉरेक्स इसी से बनता है। इथाइल अल्कोहल शराब भी बनता है, जो परफ्यूम हम यूज करते हैं वो परफ्यूम में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग पीने में भी होता है। इसका उपयोग, एथेनॉल का उपयोग पीने में भी किया जाता है। और शुद्ध एल्कोहल का उपयोग घातक है। यदि हम शुद्ध एल्कोहल पिए, जैसे कोई कहता है ना शराब पीने वाला व्यक्ति यदि शुद्ध शराब पीता है, शुद्ध एल्कोहल को पी लेता है, तो वो उसके लिए घातक, बहुत खतरनाक होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? इनका आंसर है, दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की एक युग्म की साझेदारी के बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। बस इतना ही पढ़ना है, इसके आगे का परिभाषा नहीं जानना है, बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं ये पूछा आपसे, इतना ही पढ़ना है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। बस इतना पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, डिटर्जेंट कठोर जल में झाग क्यों देता है? डिटर्जेंट आखिर कहते हैं किसको? सर्फ जानते होंगे, सर्फ के बारे में सुनेंगे, वही आपका डिटर्जेंट है। तो वो जो है ना कठोर जल में झाग क्यों देता है? इसका कारण है कि डिटर्जेंट का निर्माण साबुन के समान क्रिया करता है। डिटर्जेंट का जो उसका निर्माण होता है वो साबुन के समान, जैसे साबुन का काम होता है, साबुन जिससे बनता है जिस क्रिया के दौरान, उसी क्रिया से डिटर्जेंट भी बनता है तथा झाग उत्पन्न करता है, इसलिए वो झाग उत्पन्न करता है। इसका आंसर सीधी सी बात ये समझिए आप कि साबुन के समान, यानी साबुन जिस क्रिया से बनता है, ठीक उसी क्रिया से डिटर्जेंट का भी निर्माण होता है, इसलिए झाग उत्पन्न करता है। बस आगे बढ़ते हैं। आपका समावयवी क्या है? समावयवी क्या है? इसका आंसर है, कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, समावयवी क्या है कि कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। भिन्न का मतलब अलग अलग होते हैं। ये यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। ये यौगिक जो है एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। यह गुण समावयता कहलाती है। यही गुण क्या कहलाती है? समावयता कहलाती है। जैसे एथिल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर,
एथिल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर, इनके अनुसूत्र दोनों सेम ही है। यदि आपको कभी एथिल अल्कोहल पूछे या फिर डाइमिथाइल ईथर पूछे, इनका फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा फॉर्मूला? C2H6O हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? C2H6O हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ये याद रखना आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका है, हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में अंतर होने का क्या कारण है? हीरा और ग्रेफाइट दोनों अलग है। जैसे अभी हम जस्ट पढ़े कि हीरा जो है ना वो कठोर होता है और ग्रेफाइट का बहुत मुलायम होता है। हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में, ज्वेलर्स बनाने में किया जाता है, लेकिन ग्रेफाइट का उपयोग जो है ना वो लुब्रिकेंट में किया जाता है, ठीक है, रबड़ वगैरह से बनाने में किया जाता है, नरम। आगे चलते हैं हम लोग। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है। हीरा क्या होता है? हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है। इस प्रकार एक दृढ़ त्रि-आयामी संरचना बनती है। अतः हीरा अत्यंत कठोर होता है। अतः हीरा क्या होता है? अत्यंत कठोर होता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ये देखिए, हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणु से जुड़ा होगा, लेकिन ग्रेफाइट क्या करेगा? ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अतः यह हेक्सागोनल प्लेटों के रूप में रवा बनाता है। क्या करता है? हेक्सागोनल प्लेटों के रूप में रवा तैयार करता बनाता है। प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन भरे रहने के कारण यह सुचालक होता है। यानी प्लेट के बीच क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भरे रहने के कारण ग्रेफाइट क्या सुचालक है, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। मालूम होना चाहिए आपको मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका सवाल है, सिरका क्या है? इसके उपयोगों को लिखें। सिरका क्या है? इसके उपयोगों को लिखें। सिरका जिसके बारे में जस्ट पढ़े हम लोग, एसिटिक अम्ल, ठीक है। सिरका एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है। एथेनोइक अम्ल का क्या है? तनु घोल है। इसमें अन्य पदार्थ जैसे एस्टर, शर्करा, जैक्स्ट्रीन आदि तथा अन्य अम्ल घुले होते हैं। सिरके का उपयोग सुगंध पैदा करने वाले पदार्थ और अचार आदि में परिरक्षक के रूप में किया जाता है। यानी कि सिरका का उपयोग अचार में अत्यधिक उपयोग होता है और सुगंध पैदा करने के लिए होता है। अचार का परिरक्षक करने का मतलब ये होगा कि यदि हम अचार में सिरका हम थोड़ा सा भी डाल दें, अचार बहुत दिनों तक खराब नहीं होगा। इसका कहने का ये मतलब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका है, ईंधन के रूप में अल्कोहल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? यानी अल्कोहल का जो, देखिए अल्कोहल अलग अलग तरह के भी होते हैं, ठीक है। हम लोग अल्कोहल को सिर्फ ये समझ लेते हैं शराब ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। अल्कोहल का उपयोग जो ईंधन के रूप में भी किया जाता है। आखिर कैसे किया जाएगा वो देखिए आप। कहता गन्ना सूर्य के प्रकाश में रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ना क्या है कि वो सूर्य के प्रकाश में रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस सिरका बनाने के उपयोग में लाया जाता है। गन्ने का रस जो है वो सिरका बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके अल्कोहल तैयार किया जाता है। जिसको कि अलग अलग करके छानना विधि करके, यानी कि मशीन उसको सांच करके उसमें अल्कोहल बनाने की क्रिया होती है और अल्कोहल को तैयार किया जाता है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर, कुछ देशों में क्या करते हैं वो अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ देशों में क्या करते हैं, अल्कोहल में पेट्रोल को मिला करके वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। क्या करेगा? ये जो ईंधन है, यह पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा तो ये मुझे लगता है कि नुकसानदायक ही हो सकता है, इसलिए अल्कोहल का उपयोग बहुत कम किया जाता है ईंधन के रूप में। अगला सवाल आपका है, एथेनॉल यानी C2H5OH के भीतर भौतिक गुणों को लिखें, भौतिक गुणधर्मों को लिखें। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म, इसका पहला आंसर है कि रंगहीन द्रव है। एथेनॉल क्या है कि ये रंगहीन द्रव है। दूसरा, इसका सुगंध, इसका गंध जो है सुनहला होता है। और तीसरा यह कि ऊर्ध्वपतित द्रव है तथा इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस 351 केल्विन है। यानी कि एथेनॉल का जो है ना ऊर्ध्वपातित, ये जो उड़ेगा है ना, जो खत्म होगा समझिए 78 डिग्री सेल्सियस पे खत्म होगा, पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गया, है ना, 351 केल्विन। और ये क्या होता है? एथेनॉल यह जल से हल्का होता है। एथेनॉल बोले तो इथाइल अल्कोहल जल से हल्का होता है, ठीक है। यह जल में घुलनशील है। यह क्या? जल में घुलनशील होता है। इसलिए देखिएगा शराब पीने वाले व्यक्तियों को पानी डाल के उसमें पीते हैं, है ना, वो घुलनशील, वो पूरा घुल जाते हैं, ठीक है। ये पूरा क्या हो जाते हैं? वो घुल जाते हैं। अगला आपका छठा है, ये लिटमस के प्रति उदासीन होता है। ये लिटमस पत्र के प्रति ये क्या है? उदासीन होता है। क्या होता है? ये उदासीन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं? जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं? ठीक, इनका आंसर है, करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधों तथा पशुओं के अवशेषों से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधों
तथा पशुओं के अवशेषों से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल है कोयला और पेट्रोलियम। बहुत ही प्रमुख एग्जाम्पल है, आपका उदाहरण है जीवाश्म ईंधन का, और प्रमुख मुख्य क्वेश्चन भी है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल की ओर। कार्बन तत्व एक अद्वितीय तत्व है। कार्बन तत्व क्या है? एक अद्वितीय तत्व है। कैसे? सभी ज्ञात परमाणुओं में से केवल कार्बन परमाणु में ही यह क्षमता है कि वे आपस में मिलकर लंबी श्रृंखला बनाते हैं। प्रत्येक ऐसी लंबी श्रृंखला कार्बन परमाणु को इस प्रकार का सरल आधार प्रदान करती है जिसमें अन्य परमाणु विभिन्न विधियों द्वारा जड़ सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन तत्व प्राप्त किस्मों के यौगिक बनाए जा सकते हैं। अगला सवाल आपका है, मैं ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ये जो है बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, बेहतर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका साबुनीकरण किसे कहते हैं? साबुनीकरण किसे कहते हैं? प्रयोगशाला में साबुन किस प्रकार बनते हैं, वर्णन कीजिए। ये साबुनीकरण किसे कहते हैं? प्रयोगशाला में साबुन किस प्रकार बनते हैं, वर्णन कीजिए। इनका आंसर है, जब वसा या तेल को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो वसा या तेल के अणु विघटित हो जाते हैं। जब वसा या तेल को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो वसा या तेल के अणु विघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। इसके फलस्वरूप क्या बनता है? साबुन बनता है। इसी का है उपयोग प्रयोगशाला में। कैसे इसका प्रयोग बनाते हैं इसको देखना है कि प्रयोगशाला में साबुन बनाने की तैयारी। प्रयोगशाला में साबुन बनाने तैयार करने के लिए निम्नलिखित अग्रिम सामग्री चाहिए। कोई भी वस्तु को जब बनाते हैं उसके लिए अत्यधिक हमको संसाधन की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी संसाधन की आवश्यकता है। देखिए साबुन की तैयारी कैसे की जाती है। वनस्पति तेल जैसे कैस्टर तेल, कॉटन सट्टी तेल, ये जंगली तेल सब है। और दूसरा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। और तीसरा आपका है सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक। इस तीनों चीज से मिलकर के यह साबुन की तैयारी की जाती है। और विधि अलग है, आप विधि इसका एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, दिया गया है, ठीक है। इसका ये अपने बुक में भी दिया होगा, वो भी देख सकते हैं। ये विधि इसका है बनाने की। साबुन का मिसेल है, भाग है, जल है, हाइड्रोकार्बन का है, उसका श्रृंखला बना रहा है, वो चीज़ आप देख लीजिएगा। आपका अगला सवाल है, अपमार्जक किसे कहते हैं? अपमार्जक किसे कहते हैं? बस कुछ ही मिनट में आपका क्लास ओवर हो जाएगा। अपमार्जक किसे कहते हैं? संस्कृत अपमार्जक की संरचना बताइए, इसका प्रमुख लाभ लिखिए, ठीक है। इसका जो है सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग क्या होता है? सफाई के लिए किया जाता है। सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को अपमार्जक कहते हैं। सफाई के लिए प्रयोग होने वाले यानी कि पदार्थ को अपमार्जक कहते हैं। बहुत पहले से अपमार्जक के रूप में साबुन का प्रयोग होता आ रहा है। बहुत पहले से अपमार्जक के रूप में जो है ना वो साबुन के रूप में साबुन का प्रयोग होता आ रहा है। परंतु आजकल संश्लिष्ट अपमार्जक अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। संश्लिष्ट अपमार्जक में 2 सिरों वाले अणु होते हैं। संश्लिष्ट क्या होते हैं? इसमें 2 सिरे वाले अणु होते हैं, जिनका एक सिरा जल को आकर्षित करता है, जो प्रायः सल्फेट यानी कि SO4- या सल्फोनेट SO3Na ग्रुप द्वारा बना होता है। दूसरा सिरा जल को प्रतिकर्षित करता है, जो हाइड्रोकार्बन युक्त होता है। दूसरा सिरा क्या करता है? साबुन का दूसरा सिरा यह हाइड्रोकार्बन के मतलब ये प्रतिकर्षित कर जल को प्रतिकर्षित यानी कि जल से दूर रहता है, जल को दूर भगाता है। अगला है कि संश्लेषित अपमार्जक कठोर जल में पर्याप्त मात्रा में झाग बनाते हैं। ये कठोर जल के साथ ऑक्सीजन, कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण नहीं बनाते। अगला आपका है क्वेश्चन, लास्ट और अंतिम सवाल इस चैप्टर का यानी कि केमिस्ट्री का, क्लास 10वीं की केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर का अंतिम सवाल है। इसके बाद का मैं कल केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पूरा क्लियर कर दूंगा। कल आपका क्लियर हो जाएगा कल की वीडियो में। आज आपका चौथा चैप्टर है। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? साबुन भी ये सोडियम या पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों के लवणों से बनते हैं, जिनके वसीय अम्लों में 16 से 18 कार्बन परमाणु होते हैं। साबुन में देखिए क्या है, ये सोडियम या पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों के लवणों से बनते हैं, जिनके वसीय अम्लों में 16 से 18 कार्बन परमाणु होते हैं। और अपमार्जक ये लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण या लंबी श्रेणी वाले एल्फाइल हाइड्रोजन सल्फेट का उपयोग किया जाता है। एल्फाइल नहीं होगा बल्कि एल्काइल होगा, ठीक है। साबुन का दूसरा है इनकी रासायनिक संरचना। साबुन में इनकी रासायनिक संरचना जो होती है C15H31COONA होता है। यानी साबुन की संरचना जो होती है, रचना जो होती है, रासायनिक संरचना C15H31COONA होता है। और अपमार्जक इनकी संरचना जो होती है C12H25 और ये बेंजीन है। ये क्या है? किसका फॉर्मूला? ये बेंजीन का SO3Na+ C12H25OS3Na आदि है। इनका उदाहरण दिया गया है इसमें, ठीक है। और इसमें तीसरा क्या है कि इनका अणु COONA होता है और अपमार्जक का इसका अणु SONA होता है, ठीक है। सोडियम यानी सल्फेट सोडियम होता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन सोडियम तीनों होते हैं।
ठीक है, ये था आपका क्लास 10वीं का चैप्टर 4 का सारा क्वेश्चन जो कि आप पढ़ चुके हैं पूरा पूरा। जो जुड़े होंगे वो पूरा पढ़े हैं, जो लगातार पढ़ रहे हैं उसको मालूम होगा कि मैंने पूरा चैप्टर बताया, फिजिक्स का पूरा कंप्लीट। और ये आपका चौथा चैप्टर भी मैंने सभी चीज़ का पूरा कर दिया। और केमिस्ट्री फिजिक्स का जो है आज तीसरा क्लास आपका ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, किसी कारणवश मैं नहीं भी रहूँगा तो यहाँ है व्यक्ति, वो पढ़ाएंगे, जो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं वो पढ़ा देंगे। और आपको ये चीज़ बता दें कि प्रत्येक दिन आपका जो है 12th वाले का जो भी हिंदी का भी चलेगा, प्रत्येक दिन हिंदी का क्लास जो है दिन के 11 बजे आप लोग लाइव जुड़ करके ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं प्रत्येक दिन का। ठीक है, क्लास 12 इसका एग्जाम है इस बार, नहीं भी है जो कि साइंस वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, ये दोनों भी पढ़ सकते हैं। दोनों का हिंदी इंग्लिश दोनों का सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।